हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2025 का मेंस जस्ट सामने आपके अप्रोच कर रहा है। लास्ट मिनट के लिए मैं कुछ टिप्स या कुछ ज्ञान की बातें ये बोल लूँ मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप 2x पे देखेंगे। यहाँ मैं कुछ नहीं आपको दोबारा से बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, कितने एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए हैं, क्या किया है, वो सब आपको पहले से पता होगा। अगर नहीं भी पता है तब भी आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आपको समझ में आएंगी जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आप यकीन मानो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो जाएगी कि ये वीडियो देखने का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा था आपके एग्ज़ाम से पहले का। देखो यार, ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से बताते चलता हूँ, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो एग्ज़ाम होता है ना, ये नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस दोनों का है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। नॉलेज अगर अपने 100% पे भी आप ले आओगे, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा, तो एग्ज़ाम आपका क्रैक नहीं होने वाला है। इस चीज़ को समझो। तो आखिरी के ये जो समय है ना, लास्ट का 1-2 दिन जो आपके पास बचा हुआ है, इसके अंदर नॉलेज आपने जितना गेन करना था कर लिया। अभी से बहुत इतना नॉलेज गेन कर लोगे कि शायद एक क्वेश्चन में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, +1 क्वेश्चन का बेनिफिट मिल जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन अभी से अगर आप कॉन्फिडेंस अच्छा लेकर के रखते हो ना, तो आपको 5 से 10 क्वेश्चंस का बेनिफिट मिलेगा, मार्क्स का नहीं, क्वेश्चंस का, अगर कॉन्फिडेंस सही रखते हो तो। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस आपके टॉप पे होना चाहिए, पीक पे होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ पे अपना फोकस रखेंगे। ये सीक्रेट चीज़ है, इसको बचा कर रखेंगे, इसको किसी भी कीमत पर ख़राब नहीं करना। ठीक है, सीक्वेंस में मैं लेकर चलता हूँ। पहले टाइपिंग की बात कर लेता हूँ। देखो, टाइपिंग की आपने जितनी भी प्रैक्टिस करी है इनफ है, यही अपने माइंड में रखो। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या फॉर्मूला होगा, कैसा होगा, अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसेज आ गया तो ये हो गया तो वो हो गया। ऐसे सिनारियोस अपने दिमाग में बनाना बंद कर दो। टाइपिंग जितना करा है उतना बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। देखो, लैब्स भी जो हैं वो टीसीएस वाले आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि टीसीएस के लैब्स में टाइपिंग हर बार अच्छी होती थी, पिछले बार टीसीएस के लैब्स में भी कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने एग्जाम को 3 शिफ्ट में कराया है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सारे अच्छे वाले लैब्स ही पिक करे होंगे जिसमें टाइपिंग का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए दिमाग में पॉजिटिविटी रखो। टाइपिंग में कोई इशू अगर वहां पे आता है चेकिंग के दौरान, तो वहीं पर रिजॉल्व हो जाएगा। इसके ऊपर बहुत अधिक स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखो। दूसरी बात ये, टाइपिंग देखो, बहुत रेयर बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनका टाइपिंग हो सकता है थोड़ा खराब हो जाए। थोड़ा खराब से मेरा मतलब है कि जो हायर टाइपिंग की कट ऑफ होती है, शायद उन्हें ऐसा लगने लगे कि ये कट ऑफ हमारी नहीं निकल रही है। इस चीज को कभी भी कैरी करके नहीं ले जाना है आपको अपने नेक्स्ट डे जो आपका मेन पेपर होने वाला है उसमें। ठीक है, टाइपिंग आपका जैसा भी जाए, वर्स्ट के सिनेरियो यही होगा कि आप जो है हायर कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे, लेकिन नॉर्मल कट ऑफ क्लियर कर लोगे। इसको ओवर थिंक नहीं करना। जैसा भी टाइपिंग जाए, आपको यही मानना कि मेरी टाइपिंग अच्छी गई और इस पेपर में अपना बेस्ट निकाल कर देना है। ठीक है, यहां पर टाइपिंग जैसे भी जाएगी, इसे आप कैरी नहीं करोगे। ठीक, जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको लेकर के अपना अगले दिन का इंपॉर्टेंट पेपर जो है उसको खराब मत कर लेना। दूसरी बात है कि भाई वहां पे बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड अंकल लोग मिलेंगे, अंकल या फिर यहाँ आंटी भी जोड़ लेता हूँ। ठीक है, ऐसे लोग भी होती ही हैं। हालांकि फीमेल्स का बहुत ज्यादा होता है, इनका इस मामले में मामला सेट होता है कि ये अपने आप से मतलब रखती है, इधर उधर ज्यादा बातचीत नहीं करती, तो इनका थोड़ा सेट होता है। लड़कों की ये वाली ज्यादा समस्या होती है कि भैया आप बताओ ना, आपने कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए हैं, तो भैया बताने लगेंगे नंबर 1 2 3, अरे मैंने तो सीडीएस निकाला, एफकैट निकाला, मैंने तो यूपीएससी यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, सीजल तो मैंने 3-3 बार निकाले, चौथी बार देने जा रहा हूँ, अभी तो मैं इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हूँ, साउथ में हूँ बेटा, नॉर्थ आना चाहता हूँ, ये वो फलाना ढिमका, रेलवे एनटीपीसी, अभी रेलवे के जितने एग्जाम हुए सब निकाल लिए मैंने। ये फालतू की चीजें हैं। ठीक है, इससे आपका 0% बेनिफिट होएगा, लेकिन इससे आपको एक डर बैठ जाएगा मन में। देखो, कॉन्फिडेंस आपको बनाकर रखना है, और जो आपका टैलेंट पूल है ना, जिससे आपको कंपीट करना है, वो लाख से ज्यादा लोग हैं। ये जो 2-4 अंकल आपको एग्जाम सेंटर पे मिल जाते हैं, यही अकेला आपका जो है कंपटीशन वाला पूल नहीं है। इसलिए इनसे नहीं डरना है कि ऐसे लोग आ गए, यही मिल गए, तो बस इनसे मैं कैसे कॉम्पीट करूंगा, ये तो बार बार एग्जाम दे रहे हैं, मेरा तो पहला टाइम है, मैं तो फर्स्ट टाइमर हूँ, बिगिनर हूँ, मेरे से तो कैसे ही होगा। ये लोग तो बता देंगे कि यार मेरे तो पिछले बार 320 आए थे, थोड़े से के लिए रह गया था, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देना, फालतू की बातचीत करनी ही नहीं आपको। दूसरी बात यह है, रीसेंसी बायस हो जाता है। देखो, अभी रिसेंट ने आपने इस अंकल से मिला, ये अंकल बोल रहे हैं कि यार इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक कर लिया है, तो आपको लगेगा कि यार यही तो सारा मेरा कंपटीशन का पूल है, इनसे मैं कैसे बचूंगा। दूसरी बात ये भी रहता है, रिसेंट में आपने प्रोबेबिलिटी का रिवीजन किया था, कल लास्ट दिन आपने प्रोबेबिलिटी का रिवीजन किया, और 3-4 जो लास्ट के क्वेश्चन थे बहुत टफ लगे, वो आपके सारे के सारे नहीं बन रहे थे, तो आपको ये लगने लगेगा कि यार प्रोबेबिलिटी तो मैंने पढ़ी नहीं थी, जबकि आपने अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। वो जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन थे वो काफी टफ वाले थे, और वो भी इसलिए नहीं बना क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। जब ठंडे दिमाग से एग्जाम के अंदर इसको बनाओगे तो ये भी आपसे बने जाएंगे, नहीं भी बनेंगे
बनाएंगे तो ऑप्शन से आप बना लोगे, एलिमिनेशन से बना लोगे, कैसे ना कैसे बना ही लोगे अगर आपने पढ़ी है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी नहीं भी पढ़ी है तो फिर भी इसका रिसेंसी बायस नहीं रखना कि लास्ट के मोमेंट पर सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी के ही साथ, यार प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, उससे आपका कट ऑफ नहीं डिसाइड हो जाने वाला है। इसीलिए रिसेंट में जो चीजें करी, हमारे दिमाग की आदत होती है कि रिसेंट में जो खराब चीजें हुई हैं उसी को बहुत ज्यादा अपने दिमाग में ये बैठा लेता है और उसको ऐसा लगता है कि यार यही सब मेरे एग्जाम में रिपीट होने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने जो 6 महीने, 1 साल, 2 साल जो अपनी तैयारी की है वो आपके एग्जाम के डे पे आपको डिसाइड करने वाला है कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। ये जो रिसेंट में लास्ट में 3-4 दिन में जो घटना घटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों का क्या होगा, लास्ट के 4-5 दिन में, 10 दिन में कुछ इवेंट उनके साथ हो जाता है, ठीक है, या तो उनका स्ट्रेस की वजह से ब्रेकडाउन हो जाता है, या तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, घर में कुछ इशू होता है, बहुत सारे रीजंस की वजह से लास्ट के 4-5 दिन बहुत ज्यादा वो पढ़ नहीं पाते, ठीक है। इसको भी आपको एग्जाम में कैरी नहीं करना, ये भी रिसेंसी बायस का ही पार्ट है कि जस्ट बिकॉज आप लास्ट के 4-5 दिन, 10 दिन नहीं उतने बेस्ट तरीके से पढ़ पाए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्जाम का सिलेक्शन या आपका जो ड्रीम जॉब है इसी के वजह से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसी गलतियां मैंने बहुत बार करी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जब मैंने अपनी पहली बार रेलवे एनटीपीसी का पेपर दिया था, जब एनटीपीसी का CBT 1 में देने जा रहा था तो मेरे पास लास्ट में ऐसा ही कुछ घटना मेरे साथ घट गई थी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया था। मैंने ये सोचा था कि चलो अपने जो हमने तैयारी करी है उससे अपना एग्जाम अगर निकलना होगा तो निकल जाएगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम निकला था, ठीक है, जब पहली बार मैंने दिया था। इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, लास्ट का समय में जो होता है उससे फर्क नहीं पड़ जाता। मैक्सिमम आपको 1 मार्क्स का बेनिफिट हो जाएगा एक क्वेश्चन का, या 1 क्वेश्चन का लॉस हो जाएगा। इस +1 या -1 से आपका सिलेक्शन नहीं डिसाइड होने जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिसेंसी बायस नहीं रखेंगे। अगली बात यह है भाई, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ होंगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत कैलकुलेटिव होंगे मैथ्स में और रीजनिंग में, और कुछ बहुत ज्यादा रैंडम तरह के सवाल होंगे जीके में, हो सकता है इंग्लिश में भी होंगे। ये सब आप एक्सपेक्ट करके चलो, इसमें कोई अब नई बात नहीं रही है। नया वेंडर के जो आपके क्वेश्चन है, आपने सिलेक्शन पोस्ट देखा, आपने स्टेनो देखा, आपने CGL देखा, CHSL देखा, हर जगह ऐसे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ मिलेंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरे क्वेश्चन में 50% टफ ही क्वेश्चन है, या 50% कैलकुलेटिव ही है, या 50% क्वेश्चन ही रैंडम हो गए। अगर इतने ज्यादा क्वेश्चंस रैंडम या टफ या कैलकुलेटिव आएंगे तो कट ऑफ बहुत 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 डाउन चली जाएगी, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से इस ईयर के कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है। पेपर का लेवल डिफरेंट होएगा, वेंडर डिफरेंट है, टैलेंट पूल अलग है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। इसलिए दिमाग में ये नहीं रखना कि मुझे कैसे भी करके 350 लाना है, 320 लाना है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सारे नंबर जो है ये फर्जी के नंबर्स हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है पेपर का लेवल ऐसा बने कि 270 नंबर होंगे टॉपर के, ऐसा भी पेपर का लेवल बन सकता है। इसीलिए ये सारे प्री कंसीव्ड नोशन नहीं रखने हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़े और आगे बात करूंगा। अभी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करता हूँ कि लास्ट मिनट भैया कोई चेंजेस मत कर देना अपने स्ट्रैटेजी में, ठीक है। ये गलती भी मैं कर चुका हूँ। एक बार मैंने BPSC का पेपर दिया था, और BPSC में क्या किया मैंने कि मेरा जो एक सेट पैटर्न चलता था क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, कि एक बार मैं अटेम्प्ट करता था, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसे मैं मार्क फॉर रिव्यू करता था, और बस 2 राउंड में पेपर खत्म हो जाता था। एक बार मैंने जब अटेम्प्ट किया, मेरी अच्छी खासी तैयारी थी, लेकिन गलती मैंने क्या कर दी, मैंने इस पेपर को 4 राउंड में बनाने का ठान लिया। इसमें क्या हुआ, मेरा टाइम मैनेजमेंट पूरा बर्बाद हो गया, और अच्छा खासा आता हुआ पेपर मैंने खराब कर दिया, नहीं निकल पाया मेरा, ठीक है। तो ये सब मूर्खतापूर्ण हरकत आपको एग्जाम में नहीं करना। हमारी गलतियों से सीख लो, वरना फिर यही गलतियां खुद करोगे और खुद पछताओगे, अपने 1-2 साल बर्बाद कर दोगे। इसलिए लास्ट मिनट में कोई चेंजेस, कोई रिवीजन नहीं करना। जो आपकी अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी है, जैसे आपने बनाया, जैसे मान लो किसी ने बनाया कि वो पहले रीजनिंग बनाता है, उसके बाद वो मैथ्स की तरफ जाता है, 2 राउंड में पेपर करता है, फिर जब जीके वाला सेक्शन खुलता है तो वो पहले जीके बनाता है, उसके बाद वो इंग्लिश में जाता है और फिर उसकी रिवीजन करता है। अगर इसका ये सेट पैटर्न है तो आपको इसी पैटर्न पे चलना है। ये नहीं कि मैथ्स में स्टार्टिंग में एक अच्छा ईजी सवाल दिख गया तो मैथ्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं, जबकि आप हमेशा रीजनिंग से स्टार्ट करते थे। तो इसमें चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात, प्री कंसीव्ड नोशंस लेकर नहीं जाओगे। प्री कंसीव्ड नोशन क्या है कि अभी तक जो आपका टियर 1 का पेपर हुआ है, रीजनिंग बहुत इजी आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में भी रीजनिंग इजी ही आएगा, यही मानकर चल रहे हो। और अगर रीजनिंग के सवाल आपसे नहीं बन रहे तो आप ये मान लोगे कि यार रीजनिंग तो इजी था, मेरे से बन नहीं रहा, अब तो गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अब तो गई मेरी जॉब, अब तो हो गया, सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब प्री कंसीव्ड नोशन नहीं रखना। ये नहीं रखना है कि हाँ यार जीके तो ईजी ही आ रहा था, सॉरी जीके तो टफ ही आ रहा था, जीके तो बनने वाला पेपर नहीं है। वहां पे देखे कि यार जीके को बहुत ज्यादा क्वेश्चन को आप स्किप करते चले गए, बाद में जाकर देखोगे तो पता चलेगा कि जीके जो है मॉडरेट टाइप का था, इसमें एलिमिनेशन वगैरह काम कर रहा था। तो कोई प्री कंसीव्ड नोशंस पहले से लेकर नहीं चलोगे। एग्जाम डे पे जज करना है, एट द मोमेंट आपको जज करना है।
पेपर 1 में जो भी होगा ये पेपर 2 में कैरी नहीं करोगे। पेपर 1 से मेरा मतलब क्या है, मैथ रीजनिंग वाला जो पेपर है ये अच्छा गया खराब गया, बहुत लोगों का बहुत अच्छा चला जाता है तो वो क्या करते हैं, जीके इंग्लिश जाकर खराब कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करेंगे, इंग्लिश में ओवर थिंकिंग कर देंगे, क्वेश्चन को ऑप्शंस को 2 बार 3 बार चेंज करेंगे और पूरा इंग्लिश गोबर करके चले आएंगे, पेपर खत्म हो जाएगा उनका। ये सब नहीं करना। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि मैथ रीजनिंग जो है थोड़ा खराब चला गया, ठीक है, अटेम्प्ट्स जितने होते थे उससे थोड़े कम हो गए, तो इसका फ्रस्ट्रेशन यहां निकाल के जीके में ओवर अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है, तुक्के ज्यादा लगा देंगे कि यार अगर तुक्के लग गए तो हो जाएगा। ये सब नहीं करना। पेपर 1 जैसा भी जाए, पेपर 2 को उसके वजह से ओवर कॉम्पनसेट यहां पर जाकर पेपर 2 में नहीं करना है, ठीक है। पेपर 2 को भी एज अ सेपरेट पेपर जज करना है और क्वेश्चन के मेरिट के ऊपर डिसीजन लेना है कि उस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है या हमें छोड़ना है, ठीक है। इसलिए नहीं करना है किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट जस्ट बिकॉज कि हमारा पेपर 1 थोड़ा सा डाउन चला गया था। ऐसा नहीं है। अगर पेपर 1 आपका डाउन जा रहा है, आप समझ लो पेपर थोड़ा टफ है और ओवर कॉम्पनसेट नहीं करेंगे आप पेपर 2 में, ठीक है। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी जाकर के स्टूपिड चीजें नहीं करनी है, ठीक है। ये नहीं कि फालतू के तुक्के लगा रहे हैं, बहुत ओवर अटेम्प्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर में पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यार जो बेसिक कट ऑफ है हमारा वो क्लियर करेंगे, उसके बाद जो हायर कट ऑफ है उसके बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। चलो अगली बात है भाई, इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जो ऑप्शन 1 से 2 बार में आपको एक बार में पहली बार में क्लिक हो रहा है, ज्यादातर चांसेस है कि वही ऑप्शन सही होता है। इसलिए बार बार चेंज नहीं करते रहना है अपने ऑप्शंस को। 1-2 क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बार बार हर ऑप्शन में अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। क्रिटिकल रीजनिंग में भी यही चीज लागू होती है, ठीक है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। एलिमिनेशन ट्रिक्स के बारे में भाई क्या करना है, मैंने बहुत एलिमिनेशन ट्रिक्स आपको सिखाया है। ये देखो सीधी बात है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी होती है एलिमिनेशन ट्रिक्स का यूज करना। हाई रिस्क इसलिए है क्योंकि अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव चला गया तो हो सकता है लिस्ट से बाहर चले जाओगे, लेकिन हाई रिवॉर्ड इसलिए है क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काम आपके लग गया तो रैंक अच्छी बन जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि आपने अपनी ये गोल्स क्या रखे हैं। अगर आपने अपना गोल रखा है कि मुझे जस्ट एक कोई जॉब चाहिए, 2400 ग्रेड पे की जॉब भी चलेगी, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाने की जरूरत होनी चाहिए अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की। लेकिन अगर आपको चाहिए, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक स्टेबल जॉब में हो, आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ 4600 ग्रेड पे की ऐसी जॉब चाहिए जो मुझे डेली पोस्टिंग दे, तो इसके लिए आपको अच्छी खासी रैंक चाहिए, तो उसके लिए एलिमिनेशन ट्रिक्स का यूज करना बनता है। अब आपने मुझसे सीखा, किसी और से सीखा, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क है जिसमें बहुत ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, बट रिस्क भी है। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आपको लगाना है नहीं लगाना है। और ये लास्ट मोमेंट पे डिसाइड मत कर लेना। आपने अभी इसको अच्छी खासी, अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपने इसका देखा है रिजल्ट कि आपको ओवरऑल नेट कितना बेनिफिट मिल रहा है, अगर बेनिफिट आपके फेवर में रह रहा है मॉक टेस्ट में और प्रीवियस ईयर में, तभी इसको यूज करो, वरना मत करना, ठीक है। अगली बात यह है भाई, 4-5 क्वेश्चन में आप फंबल कर जाओगे, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, इंग्लिश में कुल मिलाकर 4-5 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें थोड़ा फंबल हो जाएगा, या तो बहुत लेंदी चला जाएगा, टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा, कुछ आपने सिली मिस्टेक कर दिया फिर उसको पकड़ोगे, या कुछ परेशानी हो सकती है। इसमें बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनसे आपका कट ऑफ नहीं डिसाइड हो जाएगा। ये सबके साथ होता है, चाहे बहुत टॉपर बच्चा हो, मतलब रैंक 1 को छोड़ दो, तो अगर एक अच्छा बच्चा भी है उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, इट्स अ नॉर्मल थिंग, और इसको लेकर के वहीं पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेस्ट अप्रोच को लेकर के स्ट्रेस नहीं लेना, खासकर मैथ्स में, कि यार मैं बेस्ट अप्रोच से तो नहीं बना रहा हूं, मैं इसको एक्स लेकर बना। अरे भाई जैसे बनाओ, बस एक बार में जो अप्रोच क्लिक करे, सामने में आ जाए, उसको उठाओ, बनाओ, खत्म करो, आगे निकलो, ठीक है। बहुत ज्यादा बेस्ट अप्रोच को लेकर के स्ट्रेस नहीं लेना। थोड़ा बहुत प्रेशर अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये आपको अलर्ट रखता है, और अलर्टनेस बहुत बड़ी करेंसी है। एग्जाम डे पे जितना अलर्ट रहोगे उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, ठीक है। आखिरी बात करके वीडियो एंड करता हूं, बहुत लेंदी शायद हो गया होगा, लेकिन 2x पे देखना और नीचे कमेंट में बताना। देखो, अच्छा नींद लेना, खासकर एग्जाम से 1-2 दिन पहले अच्छी स्लीप लेना, जितना लेते हो उससे 1-2 घंटे ज्यादा लेना बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि न्यूरल पाथवेज आपके डेवलप होते हैं और पुराने चीजों को आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। एग्जाम डे पे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज बढ़ती है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छा स्लीप लेके रखो एग्जाम से 1-2 दिन पहले, दोनों रातों को अच्छे से सोना, लाइट फूड खाना, ठीक है, बहुत ज्यादा हेवी स्पाइसी फूड खाने की जरूरत नहीं है। ORS ले सकते हो, पानी अच्छा पीना, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, इससे भी इसी चीज पे फर्क पड़ता है। क्रिएटिविटी और न्यूरल पाथवेज अच्छे से बनते हैं, दिमाग डेवलप्ड रहता है। अगर रेस्टेड रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगा, तो आप बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो एग्जाम मोमेंट पे, जब एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 5-6 बार डीप ब्रीथ कर लिए। एग्जाम के बीच में भी जब थोड़ा बहुत गैप मिल रहा है तो उसमें डीप ब्रीदिंग करेंगे। बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजों की तरफ आपको सोचना है। नेगेटिव थिंकिंग जो है एक फेटल डिजीज है, और ये आपको सिलेक्शन से दूर लेते चली जाएगी, ठीक है। इसलिए कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी। ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव चीजें बोलते हैं, नेगेटिव चीजें बताते रहते हैं, हर बार नेगेटिव चीज रिपीट करते हैं कि वेंडर ऐसा है, ये है, वो है, सीट बिक चुका है, ऐसी फालतू लोगों से दूर रहना है, कमेंट सेक्शन से दूर रहना है, क्योंकि कुछ लोगों का एजेंडा ही यही होता है कि जितने ज्यादा लोगों को भटका दे उतना फायदा होगा। इसीलिए नेगेटिव दोस्तों से, नेगेटिव लोगों से, इवन फैमिली मेंबर्स भी अगर कुछ आपके नेगेटिव है तो उनसे अभी लास्ट के 2-3 दिन इंटरैक्ट मत करो, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आउटकम ओरिएंटेड थिंकिंग,
डेंजरस होती है मेरे दोस्त, ठीक है। एग्जाम में आपने जो एफर्ट डाला है वो मैटर करता है। एफर्ट के बाद जो आपको रिवॉर्ड की चीज में या पनिशमेंट के रूप में जो भी मिल रहा है ना, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। दिस इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट, ये एक टेम्परेरी चीज है। मेन चीज ये है जो आपने एफर्ट डाला है, जो आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपने जो मेहनत करी है, मेहनत करने का टैलेंट सीखा है, आपने जो टाइम मैनेजमेंट किया है लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये अगर आपने ईमानदारी पूर्वक किया है तो ये आपकी पूंजी है, इसको अपने साथ रखो। ये मत सोचना, कभी भी मत सोचना कि मुझे रैंक 1 मिलेगा, 100 मिलेगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलेगा, जीएसटी इंस्पेक्टर मिलेगा, या मुझे कौन सी जॉब मिलेगी। ये सब चीज़ें फर्जी की बातें हैं। या मुझे पनिशमेंट मिलेगा, मेरी जॉब नहीं मिलेगी तो मैं क्या कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ये सारी फर्जी थिंकिंग है। थिंकिंग पूरी होनी चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है, मैं जितना कर सकता था मैंने उससे ज़्यादा ही किया, मैंने उससे कम नहीं किया है। और ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर करते हुए सीखी है, इसका एग्जीक्यूट मुझे आगे करते रहना है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा सिलेक्शन होता है नहीं होता, किस रैंक पे होता है, किस पोस्ट पे होता है। ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि मैंने इस जर्नी में अपने आप को कहाँ से कहाँ उठाया है। आपको डे 1 पे देखना है कि डे 1 पे आपने कहाँ से स्टार्ट करा था। आपने मैथ्स में कितने वीक थे, इंग्लिश में कितने वीक थे, टाइम मैनेजमेंट कितनी खराब थी, घंटे दिन के सिर्फ 1 निकाल पाते थे, और आज आप देखो कि आप कहाँ आकर खड़े हो। दिन के 10-10 घंटे की पढ़ाई हो रही है। जिन सब्जेक्ट्स को आप वीक समझते थे उन सब्जेक्ट्स में आप आज महारथी हो चुके हो, ठीक है। इस जर्नी को देखना है और इसके बारे में ही सोचना है, अपने आप को यही बताना है कि ये जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, और इस जर्नी से मैंने जो सीखा लाइफ में मैं उसको आगे बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करूंगा। मुझे इसने बहुत अच्छा इंसान बनाया है। बस यही सोच आपके मन में रखनी है, ठीक है। बस जाते जाते आप सभी को ऑल द बेस्ट रहेगा मेरी तरफ से। जो भी होगा अच्छा रहेगा, ठीक है। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में अपना बेस्ट दीजिएगा, हर समय अलर्ट रहना है और इन द मोमेंट रहना है। डे ड्रीमिंग नहीं करनी, बस आपको प्रेजेंट रहना है मोमेंट पर। सिर्फ और सिर्फ अगर 90% ऑफ द मोमेंट जो आपका पेपर चल रहा है प्रेजेंट रहोगे ना, मोमेंट पे रहोगे, जो चीज जो क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है बस उस पे फोकस रखो और किसी चीज पे फोकस नहीं रखो। मैं गारंटी लेता हूं जो भी इंसान प्रेजेंट रहेगा ना उस मोमेंट पे 90% ऑफ द टाइम, उसका एग्जाम पक्का निकलने वाला है, उसको अपनी ड्रीम पोस्ट पक्का मिलने वाली है। ये मेरी गारंटी, मेरा वादा है आपसे कि आपको बस प्रेजेंट रहना है, उस मोमेंट पे प्रेजेंट रहना है, कहीं नहीं सोचना है, दूसरी तरफ नहीं जाना। सिर्फ और सिर्फ जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है अपना फोकस वहां पे होना चाहिए, जो अपना पेपर चल रहा है फोकस वहां पे होना चाहिए और कहीं नहीं फोकस रहना है, ठीक है। बाकी पेपर देकर आओ, पेपर जैसा भी जाए एक बार जरूर बता कर जाना, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम ये रहती है कि पेपर अच्छा गया, खराब गया, कुछ भी गया, इसके बाद भूल जाते हो, ठीक है। हमारा चैनल थोड़ा छोटा है तो ये सब चीज़ें हमारी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रांड उस तरह से बिल्ड नहीं हुआ है। लेकिन जैसा भी हो, बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि पेपर के बाद ज़रूर बता कर जाना, रिजल्ट के दिन ज़रूर एक बार कमेंट करके जाना कि सर मेरा हुआ, इस पोस्ट पे हुआ, या नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जज करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। अगर 2-1 चीज़ें मेरे से सीख पाए हो तो प्लीज़ आकर यहाँ पर ज़रूर बताना। हमें एज अ क्रिएटर बहुत अच्छा लगता है। बाकी आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत गुड विशेस हैं, आप सब अच्छा करोगे। माइंड में इस चीज़ को बैठा कर चलो कि जो होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। चलो।